और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दसवीं 12वीं की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेहनती बच्चों की कड़ी मेहनत पर नकल और पेपर लीक पानी फेर देते हैं। देश भर में पेपर लीक के किस्से आए दिन सामने आते ही रहते हैं। इसी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया है। बिल में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। आज हम इसी बिल का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में सख्त कानूनों से पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है या कुछ और करने की भी आवश्यकता है। विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ, पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक 2024 पेश किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इसे रखा। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बिल में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। संसद में पेश किए गए इस विधेयक में अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा 4 साल तक परीक्षा को आयोजित करने पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। ये कमेटी कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जी, सीईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी। संसद में पेश किए विधेयक के मुताबिक किसी कैंडिडेट की जगह पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करा रहा सर्विस प्रोवाइडर गलत काम में लिप्त होते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि सरकार को पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोबारा परीक्षा कराने पर खर्च और कई दिक्कतें बढ़ती हैं। यही नहीं, सरकार और प्रशासन को छात्रों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। आए दिन एमपी, राजस्थान, झारखंड में पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। इसीलिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतू सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर केडी कैंपस। बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है नितिन विजय, फाउंडर एंड सीईओ, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका भी हमारे शो पर। नीतू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ये बड़ी पुरानी बहस है देश में, ये क्या पेपर लीक है या नकल है, ये इशू क्या है? ये इशू समझदारी का है, ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, ये इशू सिस्टम का है, किस तरह का है और टैकल इसे किया जाए? अब गवर्नमेंट को ये सॉल्यूशन लग रहा है कि साहब सख्त कर दिया जाए नियम, तो फिर पुरानी बहस आ जाती है, क्या नियमों के सख्त होने से पेपर लीक और नकल रुक पाएगी? आपका नजरिया मैम। सर, ये बहुत जरूरी कदम था। 2016 की मैं आपको बात बताती, उस समय पेपर लीक बहुत धड़ल्ले से हो रहा था जब ऑफलाइन कोचिंग, जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे तब। तो हुआ क्या, एक बार जब ये पेपर लीक होना बहुत ज्यादा हो गया था, मैं फेसबुक पे मैं पेपर अपडेट कर देती थी। हुआ क्या कि मुझे धमकी मिली कि आपको शायद नहीं पता, ये पूरी इंडस्ट्री है, 300 करोड़ की इंडस्ट्री है, आप हम लोग से पंगा ले रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सहम गई। मैंने कहा 300 करोड़ की इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? तो पता चला कि बिल्कुल कंप्लीट एक रैकेट है और कंप्लीट ये एक तरह का बहुत दिनों से कुछ चलता आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े लोग भी शायद इन्वॉल्व है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे हो सकता है। इस जो बिल का है बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ, खासकर इसमें जब स्टूडेंट्स को हटा के ये बिल लाया गया है। तो
क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत भोले भाले होते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि आप बस इतना लाख रुपया दीजिए और आपके पास एक सरकारी नौकरी आ जाएगी। तो लालच में पड़ के कई बार ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मासूम होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और पैसा दे देते हैं, और सही मायने में देखा जाए तो एक क्राइम का भाग बन जाते हैं। लेकिन जितने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीजें चल रही थी, सरकार का ये कदम बहुत जरूरी था। लेट आया है, मैं तो ये मानूंगी कि लेट आया है, लेकिन आया है तो बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करती हूँ सर। एब्सोल्युटली। सिर्फ 2023 तक ही अगर आप पिछले 7 साल पीछे अगर चले जाएं, यानी कि 2015-16 के आसपास के बाद से 70 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और ये अक्रॉस इंडिया है। इसमें हरियाणा, इसमें महाराष्ट्र, इसमें मध्य प्रदेश, इसमें गुजरात, इसमें उत्तराखंड, सब जगह इसमें शामिल हैं। ये इतना बड़ा मामला बन चुका है कि ऐसा लगता है नितिन जी कि ये एक नेवर एंडिंग सागा है, और एक तरह से इसमें अजीब सी एक एक्सेप्टेंस सी भी सोसाइटी में हो गई थी। लोग चौंकते नहीं हैं, अगर कोई खुलासा होता है तो लोग चौंकते नहीं है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द वो इतना देख चुके हैं पेपर लीक कि अब उनको ये बातें चौंकाती नहीं है। तो थोड़ा सा ये पेपर लीक और नकल की साइकी थोड़ा सा समझा पाए अगर आप अपने अनुभव से। सर, पहली बात तो सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, तो सरकार बधाई के इसके लिए बहुत बहुत पात्र है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब नकल होती है तो हम समझें कि बोर्ड की तैयारी जब बच्चा करता है तो उसमें अगर 2 बच्चों के 90 आ गए, तीसरे की भी नकल की वजह से 90 आ गए, तो ठीक है, उन 2 को नुकसान नहीं हो रहा है, अपने मान सकते हैं, हालांकि वो गलत है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप समझेंगे तो सिर्फ रैंक्स की ही लड़ाई है। वहां पे नकल हो जाना मतलब कई बच्चों का भविष्य खराब हो जाना, और उनकी जगह किसी ऐसे बच्चे ने लेना जो वास्तविकता में उस काबिल नहीं था कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में जा सके। मेरा जो इसमें एक बात और कहनी है, जैसे कि नीतू मैम ने बोला, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें बच्चों पे कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कई बार आप देखेंगे तो नकल के मामले ऐसे आए जिसमें ऐसे बच्चों ने चीटिंग कराई है जो तीसरा या चौथा या 5वां अटेम्प्ट दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें उनका तीसरा, चौथा, 5वां अटेम्प्ट देने का उनको किसी कॉलेज में जाने का महत्व नहीं था उसमें उनको बेसिकली किसी और दूसरे को चीटिंग करानी थी। तो जिनको हम बहुत मासूम बच्चे मान रहे हैं, कई बार तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट वाले बच्चे मासूम नहीं होते, बल्कि वो शायद उस रैकेट का हिस्सा होते हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा और सोचना और विचारणीय विषय है कि हम किनको बच्चा मान रहे हैं, किनको मासूम मान रहे हैं, और कौन वास्तविकता में उस रैकेट का ही हिस्सा है। जैसा कि हमें पता पड़ा है कि जो बिल में भी पास हुआ है वो ये है कि जो भी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बेसिकली कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन में, हो सकता है ओएमआर चेकिंग हो, स्कैनिंग हो, उन पे 1 करोड़ रुपए का फाइन और 10 साल का रखा गया है। और जो उस रैकेट में लिप्त होंगे, जो बच्चों को मदद करेंगे, 20 तरीके की जो चीजें लिखी गई हैं, उसमें भी एक आध चीज छूटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसमें 3 साल और 5 साल का प्रावधान रखा है, और 10 लाख रुपए की जो है मुआवजा रखा गया है, अपन ऐसा कह सकते हैं। आप एक बात थोड़ी सी और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें अगर अपन बहुत ध्यान से देखेंगे तो नकल को बचाने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सीबीटी कंडक्शन कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आप देखेंगे तो बच्चे के लिए प्रॉक्टरिंग और जोड़ी जानी चाहिए। जैसे कि आजकल कंप्यूटर्स पे फीचर आने लगे कि कंप्यूटर पे बच्चा टेस्ट दे रहा है तो अगर उसके आसपास कोई भी मूव कर रहा है, वो खुद भी चीटिंग कर रहा है, तो पता पड़ जाता है। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको और इंटीग्रेट अपने को करना चाहिए। और एक और बात जो अपने को इस सीबीटी के अलावा जो अपने को करनी चाहिए वो ये है कि बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे एग्जाम कंडक्शन हो रहे हैं, उस वजह से कई बार डिस्क्रिपेंसी आती है। मतलब एक ही एग्जाम बहुत सारे स्लॉट्स में हो रहा है, शायद ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है साथ साथ इस मंच के माध्यम से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा कर दिया जाए कि एक ही बार में अगर 10-15 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो एक ही पेपर के थ्रू वो जज हो। कई बार मल्टीपल पेपर के थ्रू, भले चीटिंग का हिस्सा नहीं है, बट मल्टीपल पेपर के थ्रू जब हम उन्हें जज करते हैं परसेंटाइल के बेसिस पे, वो थोड़ा कई बार अनफेयर हो जाता है। क्योंकि चीटिंग हटाने की प्रक्रिया भी इसीलिए करी जा रही है क्योंकि हम अनफेयर मींस को हटा रहे हैं, बट कई बार हमारी प्रक्रिया का हिस्सा ही ऐसा होती है जो शायद ये प्रक्रिया वाली बात तो अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। देखिए, ये अब इसमें जवाबदेही किसकी तय हो। देखिए, मैं तो उन बच्चों को जानता हूं कि पेपर लीक की कोई घटना हुई, 100 से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिए, 2-3 संलिप्त पाए गए, सबका एग्जाम कैंसिल, सबके एग्जाम निरस्त। कई बच्चों के एग्जाम जो हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, मामले वो लटके रहते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आते। फिर बाद में पता चलता है कि साहब कोर्ट के कहने पर पूरा एग्जाम ही निरस्त हो गया। अब इसमें उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने तैयारी की थी, जो अपनी पूरी तैयारी करके आए थे और अपने ऑर्गेनिकली उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में संस्थागत जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं देती। नीतू जी, जिसने नकल करवाई उसको आपने पकड़ लिया, लेकिन वो सिस्टम जिसकी नाक के नीचे ये नकल हो रही थी, उसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा?
सर, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करवा रहा है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पेपर में किसी भी तरह का लूप एंड होल नहीं। मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ जिस तरह से नकल होता है। बच्चा कंप्यूटर पे बैठा है, हाथ में उसने माउस पकड़ रखा है, लेकिन उस कंप्यूटर का एक्सेस किसी और के पास होता है। इस लेवल तक का नकल हो रहा है आज के जमाने में, जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम तब, क्योंकि डिजिटली हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि आपके पास माउस है लेकिन एक्सेस किसी और के पास है। तो इस लेवल के अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे संस्था, इवन जो कंप्यूटर लैब्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कई कंप्यूटर लैब्स इन्वॉल्व इस मामले में। तो देखा जाए तो हर लेवल पर ये चेक होगा। सबसे पहले इस समय तक मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता था तो पुलिस के पास भी कोई ऐसा फिक्स्ड कानून नहीं था जिसके तहत वो मामला दर्ज करते। वो करप्शन के तहत दर्ज कर रहे थे, किसी और के तहत दर्ज करते थे। लेकिन अब जब ये कानून आ जाएगा और इतना बड़ा सजा का प्रावधान रहेगा तो मुझे लगता है कि अब लोग डरेंगे, क्योंकि अब तक तो वो अंदर जाते थे, बेल में वापस बाहर आ जाते थे और फिर इस चीज में और अच्छे से इन्वॉल्व होते थे। क्योंकि लोगों आपने को सही कहा मैम कि थोड़ा सा भय तो आएगा, लेकिन एक सवाल ये भी, एक विडंबना है, ये सवाल नहीं है, ये विडंबना है नितिन जी, कि हम जिस पुलिस के पास कहते हैं कि साहब पुलिस से हमें संरक्षण मिलेगा, उसी पुलिस के भर्ती से जुड़े हुए पेपर लीक हो जाते हैं। उसी पुलिस विभाग से जुड़ी हुई भर्ती में पता चलता है कि साहब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व था, कोई विभाग के लोग इन्वॉल्व थे, प्रिंटिंग प्रेस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। अब कहाँ तक जाए? लेकिन मेरा बार बार एक ही सवाल है नितिन जी, कि जिसने नकल कराई उसको आप पकड़ लेंगे इस कानून के बाद, उसको आप सज़ा भी दिला देंगे, लेकिन जो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से उस एग्ज़ाम को निकाल चुका है बिना किसी नकल के, बिना किसी फ्रॉड के, उस बच्चे का एग्जाम निरस्त हो जाता है। इस तरह के मामले जब विवादास्पद हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, उस बच्चे की सुनवाई कैसे होगी? उसको क्या आप उसको मुआवजा देंगे? क्या आप उसको सांत्वना देंगे? उसकी भरपाई कैसे होगी? सर, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि जैसे कि आपने बोला कि भाई विडंबना है कि पुलिस के एग्जाम में चीटिंग होने लगती है। पहली बात उसके लिए तो मैं कहता हूं कि जैसे ही पेरेंट्स या बच्चे जिनके लिए चीटिंग होती है वो मीडिया के पास जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं और आप बखूबी उसको निभाते हैं अपने दायित्व को, और बहुत फास्ट एक्शन होता है। मैं कह रहा हूँ जितना फास्ट एक्शन मीडिया लेती है उतना ही फास्ट एक्शन के फास्ट कोर्ट ट्रैक्स हों जिसपे प्रैक्टिकली बहुत जल्दी कोर्ट में डिसीजन हो और डेडलाइंस हो कि अगले जब चीटिंग का मामला आया, मुकदमा दर्ज हुआ, अगले 30 दिन में उसका रिजल्ट आना जरूरी है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन सा सेंटर उसमें इन्वॉल्व था, या कौन कौन से बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। उनके एग्जाम को हटाकर बाकी सबके रिजल्ट को डिक्लेयर करने की अनुमति दी जाए, ताकि आपने जैसा बोला कि जो बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया था, आप सोचिए उसको पता पड़ता है 2 महीने बाद उसको फिर एग्जाम देना पड़ता है। हमने कोविड में देखा है कई बार एग्जाम निरस्त हुए, दोबारा हुए। बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर आता है इस बात का। मेरी इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है कि अपन ये बात रख सकते हैं कि इसमें फास्ट कोर्ट जो अपन कहते हैं उनको इसमें सम्मिलित करा जाए, और जैसे ही मुकदमा दर्ज हो 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आना अनिवार्य हो, और तुरंत जो भी सस्पेक्ट हो उनको हटा दिया जाए, और उनके अलावा जितने बच्चे हैं उनका रिजल्ट दे दिया जाए। इसका एक आसान और बढ़िया समाधान होगा, ऐसा मेरा ये आपने सही बात बोली। बच्चे यही चाहते भी हैं कि भाई ठीक है, जो संदिग्ध हैं उनको आप दायरे में लेकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन बाकी बच्चों को पनिश मत कीजिए, और एक स्ट्रिंजेंट आप एक इकोसिस्टम बनाइए। अब हालांकि एक बहस फिर ये रह जाती है कि साहब ये तो वो नकल है, ये तो वो पेपर लीक है जो कि एविडेंट है, जो कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, साक्ष्य जिसके मौजूद है, सामने है। कई लोगों की ये भी एक धारणा रहती है कि साहब, कई लोगों की धारणा ये भी होती है कि साहब इंटरव्यूज़ जैसे वहाँ सेटिंग चलती है, तो वो जो सेटिंग वाली जो चीटिंग है वो कब ख़त्म होगी इस देश से, ये अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं। मैं आप दोनों से क्विक रिएक्शन दूंगा, लेकिन पहले आज का पोल और उसका जवाब ले लेते हैं फटाफट से। आज के दर्शकों से हमने आज का एक सवाल पूछा था कि क्या उन्हें भी लगता है कि कठोर कानून बना देने से चीटिंग और पेपर लीक जैसे मामले रुक जाएंगे। देखिए, आश्वस्त तो हैं लोग, सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं कि कठोर कानून लाइए, तो 74% लोग मान रहे हैं कि हाँ रुक जाएगी, लेकिन 26% लोग अभी भी नहीं मान रहे। देखिए, नंबर ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग वो हैं जो मानते हैं कि रुक जाएगी, और संभवतः सरकार इसीलिए कठोर कानून सख्त भी कर रही है और सख्त कर रही है। लेकिन ये जो 26% है नहीं कहने वाले, इनके मन में भी तो कुछ सवाल होंगे, इनको लगता है कि कठोर कानून से भी नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा क्विकली आप दोनों से रिएक्शन चाहूँगा। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए नीतू जी अभी, और क्योंकि कानून एक जगह और मानसिकता बदलना एक जगह। सर, निर्भया केस के बाद बहुत सख्त कानून हो गया रेप के मामले में।
लेकिन रेप रुका तो नहीं। लेकिन ये एक डेटरेंट फैक्टर है जो इंसान को ये डर तो पैदा करता है कि अगर मैं करूंगा तो इतना भारी नुकसान होगा और इतने दिन तक मैं अंदर रहूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। तो मैं मानती हूँ इस कानून के बाद पुलिस को भी पता होगा कि हमें किस मामले के तहत दर्ज करना है मामला। कोर्ट भी जल्दी से जल्दी सुनवाई कर सकती है क्योंकि उनके पास भी एक प्रॉपर कानून होगा। और मैं मानती हूँ कि बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये जल्दी मामला निपटाया जाए। हाँ, बच्चे जो हैं वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, बच्चे इसके कारण तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत प्रॉब्लम में है और बहुत झेल चुके हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस कानून का स्वागत बच्चे भी कर रहे हैं क्योंकि जी। उनको भी पता है कि इसके बाद एक डर पैदा होगा। ये जो संगठन खुले आम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उनको ये बहुत बड़ा ऑफर देने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कमा लिया है। तो अगर इस रैकेट का भांडाफोड़ किया जाए और इनको दबोचा जाए तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत स्वागतमय कदम है और ये अच्छा काम करेगी। अब अगर पुलिस अगर ये कानून आ जाए तो एब्सोल्युटली, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इस बात देखिए, बहुत पुरानी एक बहस भी चली थी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से ये बहस चली थी। मुलायम सिंह उस समय राजनाथ सिंह की सरकार थी और फिर मुलायम सिंह चुनाव जीत कर आए थे। इसी तरह के कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश को लेकर बड़ी किरकिरी भी हुई थी राजनाथ सिंह की, बड़ा उनको विरोध झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो एक्शन करने वाले थे। और उसके बाद मुलायम सिंह कहते हैं कि साहब ये नहीं होगा, हम तो आम लोगों के साथ खड़े हैं, आम परीक्षार्थी के साथ खड़े, इतना ज़्यादा आप उन पर सख्ती कर देंगे तो फिर कैसे होगा। और कालांतर में फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है, राजनाथ सिंह को जाना होता है। तो बहुत सारे लोग इस मत के भी हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कठोरता ना करें। इस बिल में एक अच्छी बात यह है, और नितिन जी मैं आखिरी कमेंट आपका चाहूँगा, इसमें अच्छी चीज़ ये कि कैंडिडेट को डिफाइन किया गया है ताकि आप सही लोगों तक पहुँचे। कैंडिडेट के हित जो हैं वो उसको फालतू में उसको किसी तरह के कानूनी पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये एक अच्छा अलग से प्रावधान इन्होंने किया है। सर बिल्कुल, मैं पूरा स्वागत करता हूं कि जो सरकार ने ये लाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और बहुत अच्छा है। पर मैं फिर से एक बात अपनी बात कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे भी रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं जो 3 4 5 साल ड्रॉप ले चुके हैं, हमें वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जी। दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है, फास्ट कोर्ट इस पे जो है प्रावधान होना चाहिए कि 15 20 दिन में डिसीजन आए ताकि सारे बच्चे जो एग्जाम जिनको वापस देना पड़ता है उनको ना देना पड़े। तीसरी बात, थोड़ा सा सीबीटी एग्जाम जो हो रहे हैं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनमें प्रॉक्टरिंग जिसे हम बोलते हैं उसका प्रावधान लाया जाए। जो मल्टीपल बार एग्जाम्स हो रहे हैं जिनको हम डिफरेंट लेवल पे असेस करते हैं, उनको सिंगल एग्जामिनेशन में लाया जाए ताकि बच्चों के साथ जो थोड़ा अनफेयर हो रहा है वो ना हो। और तीसरी बात, लास्ट बात जो आपने वैसे बोली है जो बिल्कुल सही भी है कि नियम तो बन गया है, कानून तो बन गया है, पर ये शायद हमारे पुलिस प्रशासन और हमारी सबकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि कितना अच्छे से हम इसको लागू कर पाएंगे। और जो बच्चे चीटिंग भी कर रहे हैं उनको एक शिक्षाविद के रूप में ये मैसेज देना चाहता हूं, बेटा आज आप शायद किसी अनफेयर मीन से किसी कॉलेज की सीट ले सकते हो, पर विश्वास मानिए कि ये आपको जीवन की असली सफलता नहीं दिलाएंगे। ये मैं एक शिक्षाविद होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको कह रहा हूं और अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ऐसे अनफेयर मीन्स का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। ये क्षणिक सुख आपको जरूर मिल सकता है, पर वास्तविकता में जीवन में सफलता आपको इससे नहीं मिलेगी। दिक्कत ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, ये दशकों से, सैकड़ों वर्षों से जो है ये चीटिंग की परंपराएं चलती रही हैं, हर दौर में होती रही हैं, रोका इसे नहीं जा पाया। अब इस पे कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आपने बिल्कुल सही कहा कि चीटिंग को हमारे देश में न जाने क्यों ग्लैमराइज करने की भी प्रवृत्ति है। अपने अपने लोग बचपन सुनाते हैं कि हम फर्रे लेकर जाते थे, हम चीटिंग करते थे, हमने टीचर को ऐसे मूर्ख बना दिया, हमने वैसे मूर्ख बना दिया, हमने इस इनोवेटिव तरीके से चीटिंग करी थी, और फिर वो बाँचते हैं उसको अपनी एक उपलब्धि की तरह। तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने जिस भी रूप में, आपने जिस भी चीज़ से आपने प्रेरित होकर ये बड़े शानदार, आपकी भाषा में जो शानदार कदम कहा जाता है वो उठाया, सोचिए कि जो दूसरे बच्चे, जो डिजर्विंग बच्चे थे, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। और बाद में जब इसी का विकृत रूप दिखता है नौकरियों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सोचिए यहाँ तो करियर तक बात आ जाती है, जीवन तक बच्चों की बात आ जाती है। इसलिए ये बंद होना चाहिए। कोशिश सरकार की इस दिशा में है, लेकिन सिर्फ सरकारी कोशिश से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन प्लस समाज और छात्रों और शिक्षकों सबकी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। मैं तो मोटी मोटी बातें कर गया, बारीकी से आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया।
नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नितिन विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।